नमस्कार मित्रों, जय हिंद, वंदे मातरम। अध्ययन इंफोटेनमेंट के साप्ताहिक करंट अफेयर्स कार्यक्रम में मैं चंद्रवर्धन आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। इस कार्यक्रम में हम लोग देखते हैं सप्ताह भर के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स का विश्लेषण जो लिए जाते हैं द हिंदू, पीआईबी, दैनिक जागरण राष्ट्रीय एडिशन, इंडियन एक्सप्रेस, लोकसभा टीवी, राज्यसभा टीवी, ऑल इंडिया रेडियो इत्यादि महत्वपूर्ण स्रोतों से। साथ ही हम लोग देखते हैं सप्ताह भर के महत्वपूर्ण वन लाइनर्स जो महत्वपूर्ण होते हैं विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए। तो आइए सबसे पहले देख लेते हैं इस सप्ताह के प्रमुख हेडलाइंस। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू द्वारा नवोन्मेष उपलब्धियों पर संस्थानों की अटल रैंकिंग 2020 जारी। मानव संसाधन विकास मंत्रालय की पहल है ARIIA। केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा केंद्र सरकार की नौकरियों के लिए राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी के गठन को दी गई मंजूरी। प्रारंभ में ग्रुप बी तथा सी गैर तकनीकी पदों के लिए CET शुरू किए जाने का है प्रस्ताव। केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 की रिपोर्ट जारी की गई। इंदौर लगातार चौथे वर्ष भारत का सबसे स्वच्छ शहर घोषित। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा वित्तीय शिक्षा के लिए राष्ट्रीय रणनीति जारी। वित्तीय रूप से जागरूक एवं सशक्त भारत का निर्माण है उद्देश्य। रक्षा मंत्रालय ने सीमावर्ती और तटीय जिलों में NCC के विस्तार को दी मंजूरी। DB सेकतकर समिति की सिफारिशों में शामिल था NCC के पुनर्गठन का प्रस्ताव। महेंद्र सिंह धोनी और सुरेश रैना ने की अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा। विश्व क्रिकेट के इतिहास में सर्वश्रेष्ठ कप्तान थे धोनी। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं IT मंत्री ने स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर चैलेंज की शुरुआत की। देश में स्टार्टअप, नवाचार एवं अनुसंधान के मजबूत पारिस्थितिकी तंत्र को गति प्रदान करना है उद्देश्य। वर्ष 2020 के लिए राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कारों की घोषणा। रोहित शर्मा, मनिक बत्रा, विनेश फोगाट, रानी रामपाल तथा मरियप्पन थंगावेलु को दिया गया भारत का सर्वोच्च खेल सम्मान। करंट अफेयर्स में हम लोग देख रहे थे 16 से 22 अगस्त तक का करंट अफेयर्स, जिसमें हम लोगों ने वन लाइनर्स देख लिया था और कुछ पॉइंट्स देख लिए थे विस्तार से। आइए अब देख लेते हैं अगले पॉइंट्स, और ये है आपका पार्ट 2। तो देखते हैं पहला जो पॉइंट है वह है फ्लाई ऐश के बारे में। राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम ने फ्लाई ऐश के बढ़ते उपयोग के लिए उत्तर प्रदेश की रिहंद परियोजना में बुनियादी ढांचे का विकास किया है। इस बुनियादी ढांचे से कम लागत पर सीमेंट प्लांटों में थोक फ्लाई ऐश पहुंचाने में मदद मिलेगी। केंद्रीय विद्युत मंत्रालय ने कहा कि इस बुनियादी ढांचे का विकास NTPC द्वारा बिजली संयंत्रों से फ्लाई ऐश के 100% उपयोग के प्रति प्रतिबद्धता के अनुरूप है। वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान विभिन्न उत्पादक उद्देश्यों के लिए 44 मिलियन टन से अधिक फ्लाई ऐश का उपयोग किया गया है। फ्लाई ऐश के बारे में देख लेते हैं। तो फ्लाई ऐश कई पदार्थों जैसे कोयला आदि को जलाने से निर्मित महीन कणों से बनी होती है। ये महीन कण वातावरण में उत्सर्जित होने वाली गैसों के साथ ऊपर उठने की प्रवृत्ति रखते हैं। इसके इतर जो राख या ऐश ऊपर नहीं उठती है वह पेंदी की राख कहलाती है। कोयला संचालित विद्युत संयंत्रों से उत्पन्न फ्लाई ऐश को प्रायः चिमनियों द्वारा ग्रहण कर लिया जाता है। फ्लाई ऐश में सिलिकॉन आयोडाइड और कैल्शियम ऑक्साइड बहुत अधिक मात्रा में पाई जाती है, जो कि सेहत के लिए खराब होती है। आगे देख लेते हैं रिहंद परियोजना के बारे में। तो रिहंद सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट उत्तर प्रदेश में सोनभद्र जिले के रेणुकूट में अवस्थित है। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। यह पावर प्लांट NTPC लिमिटेड के कोयला आधारित बिजली संयंत्रों में से एक है। रिहंद बांध को गोविंद बल्लभ पंत सागर के नाम से भी जाना जाता है। यह आयतन के आधार पर भारत का सबसे बड़ा बांध है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, याद रखिएगा। और यह भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील भी है। इसका जलाशय क्षेत्र
मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सीमा पर अवस्थित है। यह सोन नदी की एक सहायक नदी रिहंद पर अवस्थित है। तो यह भी याद रखिएगा, रिहंद नदी किसकी सहायक नदी है। खास करके उत्तर प्रदेश वाले बिल्कुल ध्यान दें। रिहंद बांध उत्तर प्रदेश में सोनभद्र जिले के पिपरी में स्थित एक कंक्रीट गुरुत्वाकर्षण बांध है। ठीक है, कंक्रीट ग्रेविटेशनल डैम। आगे देख लेते हैं ट्राई फूड परियोजना के बारे में। तो हाल ही में केंद्रीय जनजातीय मामले के मंत्री द्वारा महाराष्ट्र के रायगढ़ और छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में ट्राइफेड की ट्राई फूड परियोजना के तृतीयक प्रसंस्करण केंद्रों का आरंभ किया गया है। परियोजना के विवरण के बारे में देख लेते हैं। तो ट्राईफूड परियोजना का कार्यान्वयन खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय के सहयोग से ट्राइफेड जनजातीय मामलों के मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है। ट्राइफेड जो है वह जनजातीय मामलों के मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इस परियोजना का लक्ष्य जनजातीय वन संग्रहकर्ताओं द्वारा संग्रहित एमएफपी के बेहतर उपयोग एवं मूल्य वर्धन के जरिए जनजातियों की आय को बढ़ाना है। इसे अर्जित करने के लिए आरंभ में 2 गौण वन उपज तृतीयक प्रसंस्करण इकाइयां स्थापित की जाएंगी। ठीक है, आगे देख लेते हैं आयु रक्षा के बारे में। तो आयु रक्षा जो है वह आयुष मंत्रालय के अंतर्गत आने वाला एक स्वायत्त संस्थान है। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा AIIA और दिल्ली पुलिस का एक संयुक्त कार्यक्रम है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो आयुष मंत्रालय के अंतर्गत एक स्वायत्त संगठन ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा और दिल्ली पुलिस का यह एक संयुक्त उपक्रम है। इसका उद्देश्य आयुर्वेद प्रतिरक्षा बढ़ाने के उपायों के माध्यम से दिल्ली पुलिस जैसे फ्रंट लाइन कोविड-19 योद्धाओं के स्वास्थ्य को बनाए रखना है। इसके तहत दिल्ली पुलिस के लगभग 80,000 कर्मियों को आयुर्वेद दवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। तो आयु रक्षा याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं पीएम केयर्स का ऑडिट नहीं होगा, यह उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया है। हाल ही में उच्चतम न्यायालय द्वारा पीएम केयर्स फंड पर फैसला सुनाया गया है। कुछ समय पूर्व सेंटर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन CPIL नामक एक गैर सरकारी संगठन द्वारा उच्चतम न्यायालय में एक याचिका दायर की गई थी। इस याचिका में केंद्र सरकार को पीएम केयर्स फंड में प्राप्त राशि के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष यानी कि NDERF में स्थानांतरित करने हेतु निर्देश देने की मांग की गई थी। मतलब याचिकाकर्ता का कहना था कि पीएम केयर्स में जो भी फंड प्राप्त हुआ है उसको NDERF में स्थानांतरित करने का आदेश सुप्रीम कोर्ट दे। ठीक है, लेकिन निर्णय क्या दिया सुप्रीम कोर्ट ने? तो सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को कोविड-19 से लड़ने के लिए पीएम केयर्स फंड में मिली दान की राशि को NDERF में स्थानांतरित करने का निर्देश देने से इनकार करते हुए कहा कि दोनों कोष पूरी तरह से अलग थलग उद्देश्यों के लिए है। मतलब NDERF का उद्देश्य अलग है और पीएम केयर्स फंड का उद्देश्य अलग है। पीएम केयर्स फंड एक सार्वजनिक धर्मार्थ ट्रस्ट है, अतः भारत के CAG द्वारा इसके लेखा परीक्षण की कोई आवश्यकता नहीं है। न्यायालय ने कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत एक नई राष्ट्रीय योजना के निर्माण को भी खारिज कर दिया है। न्यायालय ने कहा है कि आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 46(1)(b) के अनुसार किसी भी व्यक्ति अथवा संस्था द्वारा राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष में स्वैच्छिक अंशदान या अनुदान करने पर कोई वैधानिक प्रतिबंध नहीं है। न्यायालय ने आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 12 के तहत सरकार द्वारा जारी किए गए दिशा निर्देशों तथा न्यूनतम राहत मानकों में हस्तक्षेप करने से भी इनकार कर दिया। नेक्स्ट देख लेते हैं पीएम केयर्स फंड के बारे में। तो पीएम केयर्स फंड की स्थापना 28 मार्च 2020 को पंजीकरण अधिनियम 1908 के तहत एक धर्मार्थ ट्रस्ट के रूप में की गई थी। इस ट्रस्ट के लिए कोई बजटीय अनुदान अथवा कोई सरकारी सहायता प्राप्त नहीं होती है। इसका गठन किसी भी तरह की आपातकालीन या संकट की स्थिति जैसे कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए किया गया था। प्रधानमंत्री पीएम केयर्स फंड के पदेन अध्यक्ष और रक्षा मंत्री, गृह मंत्री और वित्त मंत्री भारत सरकार निधि के पदेन न्यासी होते हैं। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, आगे देख लेते हैं और इसकी स्थापना कब की गई थी और किस अधिनियम के तहत की गई थी, ये दोनों भी याद रखिएगा। आगे देख लेते हैं शास्त्रीय और लोक कला अकादमी IIT खड़गपुर। हाल ही में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी कि IIT खड़गपुर ने नई शिक्षा नीति 2020 के प्रस्तावों को अपनाते हुए अपने परिसर में शास्त्रीय एवं लोक कला अकादमी की शुरुआत की है।
यह अकादमी संगीत, ललित कला और अन्य प्रदर्शन कलाओं में प्रशिक्षण प्रदान करेगी। यह अकादमी युवाओं में प्रयोग एवं नवाचार के गुण विकसित करेगी। बीते माह केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को मंजूरी दी थी और इस पर 2 वीडियोज उपलब्ध होंगे। ठीक है, आप मतलब प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। इस पर वीडियोज उपलब्ध हैं अपने चैनल पर, तो आप लोग विस्तार से नई शिक्षा नीति को देख लीजिए। इससे बहुत सारे क्वेश्चन भी पूछे जाने हैं। ठीक है, आगे देख लेते हैं और लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। इस नई शिक्षा नीति में छात्रों में रचनात्मक सोच, तार्किक निर्णय और नवाचार की भावना को प्रोत्साहित करने पर बल दिया गया है। इसके अलावा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में शिक्षा की पहुंच, समानता, गुणवत्ता, वहनीय शिक्षा और उत्तरदायित्व जैसे मुद्दों पर विशेष ध्यान दिया गया है। ठीक है, आगे देख लेते हैं मिलेनियम अलायंस के बारे में। तो हाल ही में भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ फिक्की द्वारा एक वेबिनार मिलेनियम अलायंस राउंड 6 एंड कोविड-19 इनोवेशन चैलेंज अवार्ड्स का आयोजन किया गया है। मिलेनियम अलायंस विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार, यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट यूएसएड, भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग परिसंघ फिक्की तथा यूनाइटेड किंगडम सरकार के द्वारा आयोजित किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय विकास विभाग, यूके गवर्नमेंट्स डिपार्टमेंट फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट DFID, फेसबुक और मैरिको इनोवेशन फाउंडेशन जैसे सार्वजनिक निजी भागीदारों का एक संघ है। ठीक है, तो याद रखिएगा अंतर्राष्ट्रीय विकास विभाग क्या है, तो फेसबुक और मैरिको इनोवेशन फाउंडेशन जैसे सार्वजनिक निजी भागीदारों का एक संघ है। यह कार्यक्रम पिछले 6 वर्षों से चल रहा है और इसने भारतीय उद्यमों के लिए वित्त पोषण, क्षमता निर्माण एवं व्यवसाय विकास सहायता प्रदान करने में एक उत्प्रेरक की भूमिका निभाई है। मिलेनियम अलायंस इनिशिएटिव ने 49 आकांक्षी भारतीय सामाजिक उद्यमियों को भारतीय एवं वैश्विक विकास चुनौतियों से निपटने हेतु उनके अभिनव समाधान के लिए 26.25 करोड़ रुपए देने की घोषणा की। इनमें से 33 नवीनतम समाधान स्वास्थ्य, कृषि, स्वच्छ ऊर्जा, शिक्षा, जल एवं स्वच्छता और विकलांगता पर ध्यान केंद्रित करेंगे। शेष 16 समाधान यूनाइटेड किंगडम सरकार की सहायता 1.3 मिलियन अमेरिकी डॉलर तक से भारत एवं अफ्रीका या दक्षिण एशिया में वर्तमान कोविड-19 संकट से उत्पन्न चुनौतियों से निपटेंगे। ठीक है, तो टोटल 49 को जो है आपका 26.25 करोड़ रुपए देने की घोषणा की गई है। आगे देख लेते हैं भारतीय गौर के बारे में। तो हाल ही में उत्तर बंगाल में जलपाईगुड़ी जिले में गोरुमारा नेशनल पार्क में भारतीय बाइसन या भारतीय गौर का शव मिला है। भारतीय गौर के बारे में देखें तो इसका वैज्ञानिक नाम बोस गोरस है, जबकि स्थानीय नाम गौर है। तो याद रखिएगा इसका वैज्ञानिक नाम क्या है। मूल रूप से यह दक्षिण एशिया तथा दक्षिण पूर्व एशिया में पाया जाने वाला एक बड़ा काले लोम यानी कि बालों के आवरण से ढका हुआ गोजातीय पशु है, मतलब गौ की जाति का पशु है, गाय की जाति का पशु। वर्तमान समय में इसकी सबसे अधिक आबादी भारत में ही पाई जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्ष 1986 से यह अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ यानी कि IUCN की रेड लिस्ट में वल्नरेबल श्रेणी में सूचीबद्ध है। तो यह इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। आगे देख लेते हैं गोरुमारा नेशनल पार्क के बारे में। तो यह राष्ट्रीय उद्यान मुख्य रूप से भारतीय गैंडों की आबादी के लिए जाना जाता है। वर्ष 2009 में केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा इसे राष्ट्रीय उद्यान को भारत में सर्वश्रेष्ठ संरक्षित क्षेत्रों में से एक के रूप में घोषित किया गया था। गोरुमारा को 1949 में भारतीय गैंडों की आबादी के आधार पर एक वन्यजीव अभयारण्य घोषित किया गया था तथा जनवरी 1994 में इसे एक भारतीय राष्ट्रीय उद्यान के रूप में आधिकारिक दर्जा दिया गया था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। गोरुमारा नेशनल पार्क पूर्वी हिमालय के तराई क्षेत्र में अवस्थित है। इस क्षेत्र में रोलिंग वनों एवं रिवराइन घास के मैदान उपस्थित हैं, जिन्हें पश्चिम बंगाल में दुआर के रूप में जाना जाता है। दुआर पूर्वोत्तर भारत में जलोढ़ बाढ़ के मैदान होते हैं जो हिमालय की बाहरी तलहटी से दक्षिण में ब्रह्मपुत्र नदी बेसिन के उत्तर में स्थित हैं। ठीक है, मतलब ये जो बाढ़ के मैदान है वह हिमालय की बाहरी तलहटी के दक्षिण में और ब्रह्मपुत्र नदी बेसिन के उत्तर में स्थित हैं। ठीक है, मतलब दोनों के बीच में स्थित हैं। ठीक है, आगे देख लेते हैं जीवन की डिजिटल गुणवत्ता सूचकांक, डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स के बारे में। तो हाल ही में ब्रिटिश वर्जिन द्वीप समूह में स्थित एक वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क यानी कि वर्चुअल VPN प्रदाता, मतलब वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क प्रदाता
सर्फ सार्क द्वारा जीवन की डिजिटल गुणवत्ता सूचकांक 2020 तैयार किया गया है। इस सूचकांक में इंटरनेट क्षमता और गुणवत्ता और इलेक्ट्रॉनिक अवसंरचना, सुरक्षा एवं सरकार मापदंडों के आधार पर देशों को रैंकिंग दी गई है। इनमें सभी मापदंडों को समान भारांक प्रदान किया गया, मतलब सभी मापदंडों पर जो है एक समान अंक दिया जाता है। ठीक है, विभिन्न देशों के प्रदर्शन के बारे में देख लेते हैं। तो सूचकांक में स्कैंडिनेवियाई देश डेनमार्क और स्वीडन तथा कनाडा क्रमशः शीर्ष 3 स्थानों में रहे, मतलब डेनमार्क प्रथम, स्वीडन द्वितीय और कनाडा तृतीय स्थान पर। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। सबसे पहले तो ये याद रखिएगा कि ये जो इंडेक्स है डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स, यह जारी कौन करता है, तो सर्फ सार्क जारी करता है। ठीक है, और दूसरा हो गया कि इसमें कौन कौन से सूचकांक है, तो इंटरनेट क्षमता और गुणवत्ता, इलेक्ट्रॉनिक अवसंरचना, सुरक्षा एवं सरकारी मापदंड। ठीक है, तो ये 4 इसके सूचकांक हैं। और इसमें जो है आपका तीसरा पॉइंट याद रखने लायक है कि डेनमार्क प्रथम स्थान पर है, स्वीडन द्वितीय और कनाडा तृतीय स्थान पर है। इजराइल में इंटरनेट सबसे सस्ते दामों में उपलब्ध कराया जाता है, यह भी याद रखने लायक पॉइंट है। 75% देशों में इंटरनेट का व्यय वहन करने के लिए वैश्विक औसत से अधिक काम करना पड़ता है। सिंगापुर, यूके और अमेरिका का ई गवर्नमेंट संकेतक पर सबसे अच्छा प्रदर्शन रहा है। यूके, फ्रांस और लिथुआनिया साइबर सुरक्षा और व्यक्तिगत डेटा सुरक्षा प्रदर्शन में शीर्ष स्थान पर रहे हैं। सर्वश्रेष्ठ इंटरनेट गुणवत्ता में सिंगापुर, स्वीडन और नीदरलैंड ने सर्वोच्च प्रदर्शन किया। सर्वाधिक विकसित ई इंफ्रास्ट्रक्चर में संयुक्त अरब अमीरात, स्वीडन और डेनमार्क का शीर्ष 3 स्थानों पर रहे हैं। ठीक है, तो पहले स्थान पर यूएई, दूसरे पर स्वीडन और तीसरे पर डेनमार्क। ठीक है, तो विभिन्न आयामों पर जो है अलग अलग रैंकिंग दी गई है, वो आप देख सकते हैं। भारत का प्रदर्शन देख लेते हैं, तो 85 देशों की रैंकिंग में भारत इंटरनेट सामर्थ्य संकेतक में 9वें और ई गवर्नमेंट संकेतक में 15वें स्थान पर है। ठीक है, तो भारत का रैंकिंग जरूर याद रखिएगा। सूचकांक में भारत समग्र रूप से 57वां स्थान प्राप्त किया है। ठीक है, मतलब 57th रैंक जो है भारत को मिला है समग्र रूप से, ओवरऑल। आगे देख लेते हैं इंटरनेट लागत में, तो भारत ने इस संकेतक पर सबसे अच्छा प्रदर्शन किया है। ठीक है, मतलब यहाँ पर इंटरनेट का जो रेट है वो कम है। ई गवर्नमेंट संकेतक के बारे में देख ले, तो भारत ने इस संकेतक पर नीदरलैंड, चीन और बेल्जियम को पीछे करते हुए 15वां स्थान हासिल किया है। ठीक है, ई गवर्नमेंट संकेतक के बारे में। आगे देख लेते हैं सुरक्षा, तो सुरक्षा की दृष्टि से भारत का प्रदर्शन काफी खराब रहा और यह 57वें स्थान पर रहा है। इंटरनेट गुणवत्ता की बात देख ले, तो इंटरनेट गुणवत्ता में भारत को 78वीं रैंक प्राप्त हुई है और यह बांग्लादेश, नेपाल, नाइजीरिया और फिलीपींस जैसे देशों से पीछे रहा है। इलेक्ट्रॉनिक अवसंरचना के बारे में देख ले, तो सक्रिय इंटरनेट उपयोगकर्ताओं और सूचना और संचार प्रौद्योगिकी अपनाने की दर को देखते हुए भारत पड़ोसी देश पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल से पीछे रहा तथा सूचकांक में 79वां स्थान प्राप्त किया, 79th। ठीक है, तो यह बड़ा गलत चीज है। आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा 3 हवाई अड्डों को पट्टे पर यानी कि किराए पर दिए जाने को मंजूरी दी है। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के जयपुर, गुवाहाटी और तिरुवनंतपुरम हवाई अड्डों को सार्वजनिक निजी भागीदारी मतलब पीपीपी योजना के तहत पट्टे पर दिए जाने को मंजूरी दे दी है। इन तीनों हवाई अड्डों को 50 वर्ष के लिए अडानी इंटरप्राइजेज लिमिटेड को दिया गया है। ठीक है, तो तीनों कौन कौन है, जयपुर, गुवाहाटी और तिरुवनंतपुरम, यह याद रखिएगा। ठीक है, और किसको दिया गया है याद रखिएगा, और कितने वर्ष के लिए दिया गया है ये भी याद रखिएगा। ठीक है, यह तीनों पॉइंट याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आगे देख लेते हैं राजीव कुमार के बारे में, तो पूर्व वित्त सचिव राजीव कुमार को निर्वाचन आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। निवर्तमान निर्वाचन आयुक्त अशोक लवासा, मतलब जिन्होंने अभी इस्तीफा दिया है अशोक लवासा ने, वो एशियाई विकास बैंक के उपाध्यक्ष के रूप में कार्य करेंगे। श्री कुमार को जुलाई 2019 में वित्त सचिव के रूप में नियुक्त किया गया था। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वित्तीय समावेशन से संबंधित योजनाओं जैसे मुद्रा ऋण योजना और प्रधानमंत्री जनधन योजना पर विशेष रूप से कार्य किया था। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोगों के कार्यों और सुरक्षा से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख है। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं,
फ्लेवोनॉइड अणु के बारे में, फ्लेवोनॉइड मॉलिक्यूल्स के बारे में। तो हाल ही में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अधीन पुणे स्थित स्वायत्त संस्थान अगरकर रिसर्च इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिकों ने तपेदिक एवं चिकनगुनिया के उपचार से संबंधित फ्लेवोनॉइड अणुओं के निर्माण के लिए पहला सिंथेटिक मार्ग खोजा है। पहले जो है यह आपका पौधों से प्राप्त होता था, लेकिन अब जो है इसके लिए सिंथेटिक उपाय भी खोज लिया गया है। मतलब प्रयोगशाला में किस प्रकार से फ्लेवोनॉइड्स मॉलिक्यूल्स को बनाया जाए, इसके लिए जो है उपाय खोजा गया है। तो देख लेते हैं, रूगोसा फ्लेवोनॉइड, पोडोकार्फ्लेवोन एवं आइसोफ्लेवोन जैसे फ्लेवोनॉइड अणु जिन्हें तपेदिक एवं चिकनगुनिया रोधी पाया गया है, अभी तक इन फ्लेवोनॉइड अणुओं को पौधों से पृथक किया जाता था। मतलब जैसा मैंने बताया कि ये सब जो है वो पौधों से अलग किए जाते थे, पौधों से प्राप्त होते थे, लेकिन पहली बार वैज्ञानिकों ने प्रयोगशाला में इन अणुओं को संश्लेषित करने के लिए मार्ग खोजा है। तो याद रखिएगा कि तपेदिक और चिकनगुनिया रोधी फ्लेवोनॉइड्स कौन कौन है, तो रूगोसा फ्लेवोनॉइड, पोडोकार्फ्लेवोन और आइसोफ्लेवोन। ठीक है, आगे देख लेते हैं, रूगोसा फ्लेवोनॉइड ए, यह एक चीनी औषधीय पौधे रोजा रूगोसा से प्राप्त किया जाता है। पोडोकार्फ्लेवोन ए को पोडोकार्पस मैक्रोफाइलस नामक पौधे से पृथक किया जाता है। ठीक है, तो ये नाम थोड़ा कठिन है, लेकिन देख लीजिएगा, हो सकता है यूपीएससी में पूछ दिया जाए, पीसीएस वगैरह में ज़्यादा पूछे जाने की संभावना नहीं है। आगे देख लेते हैं, अधिकतर आयुर्वेदिक उत्पाद जो है वो फ्लेवोनॉइड से भरपूर होते हैं। फ्लेवोनॉइड ज़्यादातर टमाटर, प्याज, सलाद, पत्ता, अंगूर, सेब, स्ट्रॉबेरी, आड़ू एवं अन्य सब्जियों में मौजूद होते हैं। फ्लेवोनॉइड से भरपूर आहार हार्ट, लीवर, किडनी, मस्तिष्क से संबंधित एवं अन्य संक्रामक रोगों से बचाता है। वर्तमान में दुनिया कोविड-19 के कारण एक चुनौतीपूर्ण स्थिति का सामना कर रही है। चूंकि फ्लेवोनॉइड्स रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं, इसलिए फ्लेवोनॉइड समृद्ध आहार का सुझाव दिया जाता है। मतलब वैसा आहार करने का सुझाव दिया जाता है जिसमें फ्लेवोनॉइड मौजूद होते हैं। फ्लेवोनॉइड्स की रासायनिक संरचना महिला हार्मोन 17 बीटा एस्ट्राडियोल या एस्ट्रोजेन के समान ही है, इसलिए फ्लेवोनॉइड्स उन महिलाओं के लिए उपयोगी हो सकती हैं जो प्रीमेनोपॉजल चरण यानी कि रजोनिवृत्ति के पहले चरण में समस्याओं का सामना करती हैं। ठीक है, तो यह जो है कह सकते हैं कि आपका महिलाओं की जो समस्या होती है रजोनिवृत्ति, जिसको शुद्ध हिंदी में कहा जाता है, ठीक है, तो उसमें आपका पहला चरण में यह लाभदायक हो सकता है, क्योंकि यह जो है एस्ट्रोजन से जो है इसकी संरचना मिलती है, रासायनिक संरचना फ्लेवोनॉइड्स की। तो फ्लेवोनॉइड्स जो है वो आमतौर पर पौधों से पृथक किया जाता है। हालांकि प्राकृतिक उत्पादों में विसंगति विभिन्न मौसमों, स्थानों एवं प्रजातियों में हो सकती है। इन बाधाओं के साथ औषधीय पौधों का अधिक दोहन पर्यावरण पर एक अतिरिक्त बोझ डालता है। मतलब जो मौसम का चेंज होता है उसमें जो औषधीय पौधे हैं उनमें विकृति आ सकती है, या फिर उनका अधिक दोहन करने से, मतलब अधिक मात्रा में उनसे फ्लेवोनॉइड तोड़ने से, मतलब कि निकालने से जो है प्रकृति पर अत्यधिक बोझ हो सकता है। इसलिए जो है अगर प्रयोगशाला में इसको विकसित किया जाए तो बहुत ज़्यादा अच्छा हो सकता है। ठीक है, आगे देख लेते हैं जीपी गर्ग के बारे में। तो भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी ने हाल ही में जीपी गर्ग को अपना नया कार्यकारी निदेशक चुना है। ठीक है, तो जो जीपी गर्ग हैं वो सेबी के नए कार्यकारी निदेशक बने हैं। आगे देख लेते हैं, जीपी गर्ग ने देश में वित्तीय साक्षरता और निवेश शिक्षा पर सेबी के पहल में शामिल रहे थे। जेपी गर्ग ने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट्स की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, जिसमें महाराष्ट्र के पातालगंगा में एक अत्याधुनिक कैंपस की स्थापना भी शामिल है। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी की स्थापना भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड अधिनियम 1992 के प्रावधानों के अनुसार 12 अप्रैल 1992 को हुई थी, और इसका मुख्यालय जो है वह मुंबई में स्थित है। तो यह इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। ठीक है, और जेपी गर्ग जो है वो कार्यकारी निदेशक बने हैं, यह भी याद रखिएगा। आगे देख लेते हैं उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण नीति के बारे में। तो सबके लिए नहीं, लेकिन यूपी पीएससी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी जो आरओ का एग्जाम आ रहा है उसके लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से सुनिएगा। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य को एक वैश्विक इलेक्ट्रॉनिक्स हब बनाने के उद्देश्य से एक नई इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण नीति का अनावरण किया है।
राज्य सरकार की इस नीति का लक्ष्य आगामी 5 वर्षों में 40,000 करोड़ रुपए के निवेश को आमंत्रित करना है। तो यह इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। और 4 लाख प्रत्यक्ष रोजगार सृजित करना भी है। इस नई नीति के तहत पूर्वांचल और बुंदेलखंड क्षेत्रों पर भी विशेष ध्यान दिया गया है। क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करने के लिए बुंदेलखंड और पूर्वांचल क्षेत्रों में विनिर्माण इकाइयों की स्थापना वाले निवेशकों को भूमि सब्सिडी की दोगुनी दर प्रदान की गई है। उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण नीति 2017 को काफी अच्छी सफलता मिली थी और इसने तीसरे वर्ष में ही निवेश और रोजगार सृजन का लक्ष्य प्राप्त कर लिया। नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना एक्सप्रेसवे क्षेत्रों को विश्व में उभरते मोबाइल विनिर्माण केंद्रों में से एक के रूप में स्थापित किया गया है, जिन्होंने कई देशों से प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आकर्षित किया है। आंकड़ों के अनुसार भारत में निर्मित होने वाले कुल मोबाइल फोनों में से 60% से अधिक का निर्माण केवल उत्तर प्रदेश में किया जाता है। तो इंपॉर्टेंट आंकड़ा है यह, याद रखिएगा। आगे देख लेते हैं पंडित जसराज के बारे में। तो हाल ही में विश्व के सबसे प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय गायक पंडित जसराज का निधन हो गया है। पद्म विभूषण से सम्मानित पंडित जसराज का जन्म 28 जनवरी 1930 को हरियाणा के हिसार में एक संगीतकार परिवार में हुआ था और वे मेवाती घराने के विशिष्ट संगीतज्ञ थे। तो याद रखिएगा किस घराने से संबंधित थे, तो मेवाती घराने से। पंडित जसराज को भक्ति रस के तत्वों के साथ ख्याल के मिश्रण के लिए जाना जाता है। ख्याल राग के विस्तार पर आधारित राष्ट्रीय संगीत का वह रूप है जिसमें 2 छंदों से युक्त गेय रचना शामिल होती है। मतलब वैसी रचना शामिल होती है जिसको 2 छंदों में बनाया जाता है, ठीक है। और गेय रचना कहने का मतलब गाने योग्य रचना, ठीक है। उन्होंने जसरंगी नामक जुगलबंदी का एक अनूठा रूप विकसित किया जिसमें एक पुरुष और एक महिला गायक अपने व्यक्तिगत प्रदर्शनों को एक एकीकृत प्रदर्शन में विलय करने के लिए अपने अपने पैमानों पर अलग अलग राग गाते हैं। तो जसरंगी भी याद रखिएगा, जसराज जी से संबंधित है। अपने 80 वर्ष से अधिक लंबे करियर में पंडित जसराज को पद्मश्री वर्ष 1975 में, पद्म भूषण 1990 में और पद्म विभूषण वर्ष 2000 में दिया गया और अन्य भी विशिष्ट पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं सलाइवा डायरेक्ट परीक्षण के बारे में। तो सलाइवा जैसे ही पता चलता है, सलाइवा जो है वह लार ग्रंथि से संबद्ध होती है। तो आगे देख लेते हैं सेलिवरी ग्लैंड से जो है सलाइवा निकलता है जो कि मुंह में होता है, ठीक है। और उसी को हम लोग सलाइवा को ही लार कहते हैं हिंदी में। संयुक्त राज्य अमेरिका के फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन FDA ने कोविड-19 के लिए एक नए लार आधारित प्रयोगशाला परीक्षण के आपातकालीन उपयोग को अधिकृत कर दिया है। अमेरिका में इस कोविड-19 परीक्षण को सलाइवा डायरेक्ट के नाम से जाना जाता है। मुख्य बिंदु देख लेते हैं। तो यह कोरोना वायरस संक्रमण के लिए एक नया रैपिड डायग्नोस्टिक परीक्षण है जो मुख्य तौर पर लार के नमूनों का उपयोग करता है। इस परीक्षण की संवेदनशीलता लगभग 93% है। जब लार के नमूने में वायरस की प्रतियां 6 से 12 प्रति माइक्रोलीटर तक भी होती हैं, तब भी यह परीक्षण व्यक्ति में संक्रमण का पता लगा सकता है। तो काफी फास्ट है, रैपिड है और इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है सलाइवा डायरेक्ट परीक्षण, ठीक है। और USA ने इसको मंजूरी दे दी है परीक्षण के लिए। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं सतलज यमुना लिंक नहर के बारे में। और यह बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत लंबे समय से यह जो मामला है वो पेंडिंग है और बराबर न्यूज में आता रहता है, तो ध्यान से देखिएगा। हाल ही में एक बैठक के दौरान पंजाब के मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार को सतलज यमुना लिंक नहर मुद्दे पर चेतावनी दी है। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि यदि सतलज यमुना लिंक नहर का निर्माण पूरा होता है तो हरियाणा के साथ पानी साझा करने का विवाद राष्ट्रीय समस्या का रूप ले सकता है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा 28 जुलाई को केंद्र सरकार के लिए दोनों राज्यों के बीच मध्यस्थता करने हेतु बैठक आयोजित करने का निर्देश दिया गया था। सतलज यमुना लिंक नहर का देश की सुरक्षा से क्या संबंध है वो देख लेते हैं। तो पाकिस्तान द्वारा लगातार रूप से उपद्रव भड़काने का प्रयास किया जा रहा है तथा वह प्रतिबंधित सिख फॉर जस्टिस ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से अलगाववादी आंदोलन को पुनर्जीवित करने की कोशिश कर रहा है। सतलज यमुना लिंक नहर के पानी का मुद्दा राज्य में अस्थिरता उत्पन्न कर सकता है। मतलब कि एक तरफ तो पाकिस्तान तबाह किए हुए है और ऊपर से यह भी मुद्दा जो है वो गर्मा गया तो थोड़ा सा राज्य में पंजाब में दिक्कत उत्पन्न हो सकता है, थोड़ा सा खतरा है।
आगे देख लेते हैं पंजाब की मांग क्या है। तो प्रस्तावित अंतर राज्य नदी जल विवाद अधिनियम के अंतर्गत एक नए न्यायाधिकरण की स्थापना में उपयुक्त संशोधन किया जाना चाहिए ताकि पंजाब को अपनी कुल आवश्यकताओं तथा आने वाली पीढ़ियों की आजीविका को सुरक्षित रखने के लिए पर्याप्त और न्याय संगत तरीके से पानी की उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके। सतलज यमुना लिंक नहर तथा संबंधित विवाद के बारे में देख लेते हैं। विवादों की पृष्ठभूमि क्या है। तो 1966 में पुराने यानी कि अविभाजित पंजाब से हरियाणा को अलग किया गया था। इसके साथ ही हरियाणा को नदियों के पानी का हिस्सा देने की समस्याएं उत्पन्न हुई थी। तो पंजाब से हरियाणा कब पृथक हुआ था, याद रखिएगा वर्ष 1966 में। ठीक है, और ये जो टाइम लाइन है ये सारा यहाँ पर है मेंशन्ड है, तो यहाँ से आप लोग टाइम लाइन थोड़ा सा वीडियो पॉज करके देख सकते हैं। ठीक है, पंजाब द्वारा नदी या नाले या प्राकृतिक जल धारा के तट से संबंधित सिद्धांतों का हवाला देते हुए रावी और ब्यास के पानी को हरियाणा के साथ साझा करने का विरोध किया गया। पंजाब का कहना है कि इसके पास किसी अन्य राज्य के साथ साझा करने के लिए पर्याप्त पानी नहीं है। हालांकि केंद्र सरकार के द्वारा वर्ष 1976 में अविभाजित पंजाब के 7.2 मिलियन एकड़ फीट में से 3.5 मिलियन एकड़ फीट पानी हरियाणा को आवंटित किए जाने संबंधी अधिसूचना जारी की गई थी। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बी बालकृष्ण इराडी की अध्यक्षता में वर्ष 1986 में जल विवाद के समाधान के लिए इराडी प्राधिकरण का गठन किया गया था। तो 1986 में इसका गठन हुआ था, यह इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। प्राधिकरण ने वर्ष 1987 में पंजाब और हरियाणा को मिलने वाले पानी के हिस्से में क्रमशः 5 मिलियन एकड़ फीट और 3.83 मिलियन एकड़ फीट की बढ़ोतरी की सिफारिश की थी। आगे देख लेते हैं सतलज यमुना लिंक नहर के बारे में। तो हरियाणा को सतलज और उसकी सहायक नदी ब्यास के जल के अपने हिस्से का उपयोग करने में सक्षम बनाने हेतु यमुना तथा सतलज को जोड़ने वाली एक नहर की योजना बनाई गई थी। इस संबंध में पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के मध्य एक त्रिपक्षीय समझौते पर वार्ता भी हुई थी। सतलज यमुना लिंक नहर सतलज और यमुना नदियों को जोड़ने के लिए 214 किलोमीटर लंबी एक प्रस्तावित नहर है। ठीक है, तो यह किस नदी पर है, किन किन राज्यों के बीच में समझौता हुआ, यह सब इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। क्वेश्चन न भी पूछा जाए तो याद रखिएगा, मेंस में भी पूछा जा सकता है और आगे भी ये विवाद चलता रहेगा। तो जब तक ये विवाद रहेगा तब तक ये पॉइंट इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, हरियाणा की मांग के बारे में देख लेते हैं। तो पंजाब की मांग हम लोगों ने देख ली, हरियाणा क्या कहता है। तो हरियाणा अपने हिस्से के 3.5 मिलियन एकड़ फीट पानी के लिए सतलज यमुना लिंक नहर को पूरा करने की मांग कर रहा है। जब तक ये नहर बन नहीं जाएगा तब तक हरियाणा को पानी उतना मिलेगा नहीं। हरियाणा का कहना है कि पंजाब को इस संबंध में 2002 और 2004 के सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन करना चाहिए। वर्तमान में हरियाणा को रावी ब्यास नदी का 1.62 मिलियन एकड़ फुट का पानी ही प्राप्त हो रहा है। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। 11वीं सदी के लिंगराज मंदिर का सौंदर्यीकरण किया जाएगा। हाल ही में ओडिशा सरकार के द्वारा 11वीं शताब्दी के लिंगराज मंदिर के सौंदर्यीकरण योजना कराने की घोषणा की गई है। इसके तहत मंदिर को 350 वर्ष पूर्व की संरचना विन्यास में पुनर्सज्जित किया जाएगा। मतलब जिस प्रकार की इसकी संरचना 350 वर्ष पूर्व थी उसी प्रकार की संरचना में इसको वापस जो है सजाया जाएगा। लिंगराज मंदिर के बारे में देख लेते हैं। तो यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है तथा ओडिशा के सबसे पुराने और सबसे बड़े मंदिरों में से एक है। इसका निर्माण सोमवंशी राजा ययाति केसरी के द्वारा कराया गया था। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आगे देख लेते हैं। यह लाल पत्थर से निर्मित है तथा वास्तुकला की कलिंग शैली का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। इस मंदिर के उत्तर में बिंदु सागर झील स्थित है। ऐसा माना जाता है कि इस मंदिर का प्रारंभिक निर्माण सोमवंशी राजाओं के द्वारा कराया गया था, जिसे बाद में गंग वंश के शासकों द्वारा अंतिम रूप दिया गया। इस मंदिर में विष्णु की प्रतिमाएं भी हैं, जिसकी स्थापना संभवतः 12वीं शताब्दी में पुरी में जगन्नाथ मंदिर का निर्माण करने वाले गंग शासकों द्वारा की गई थी। देउला शैली के बारे में देख लेते हैं। तो ओडिशा के लिंगराज मंदिर का निर्माण देउला शैली में किया गया है। इसमें 4 प्रमुख घटक होते हैं। पहला है विमान जो है गर्भगृह की संरचना, दूसरा है जगमोहन जो है सभा कक्ष, तीसरा है नाट्य मंदिर जो है उत्सव कक्ष और चौथा है भोग मंडप जो है प्रसाद कक्ष। और इसका जो है संरचना के बारे में यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो आपका फोटो है उसमें। इनमें से विमान की ऊंचाई सर्वाधिक होती है, जिसके पश्चात अन्य संरचनाओं की ऊंचाई क्रमशः कम होती जाती है। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो है आपका विमान है, यह सबसे ऊंचा है और उसके बाद जो है बाकी संरचनाओं का जो है ऊंचाई कम होता जाता है। ठीक है, और ये क्या क्या इसमें शामिल होता है, तो विमान है, जगमोहन है, नाट्य मंदिर है और भोग मंडप है। और ये सब क्या क्या होता है यह जरूर याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देउला शैली।
आगे देख लेते हैं, महेंद्र सिंह धोनी और सुरेश रैना ने संन्यास ले लिया है। तो भारत के महानतम खिलाड़ियों में से एक महेंद्र सिंह धोनी और सुरेश रैना ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है और इस सप्ताह जो यह न्यूज बहुत चर्चा में रहा है। महेंद्र सिंह धोनी के बारे में देख लेते हैं। तो 7 जुलाई 1981 को जन्मे महेंद्र सिंह धोनी को विश्व क्रिकेट के इतिहास के सर्वश्रेष्ठ कप्तान के रूप में पहचाना जाता है। उन्होंने अपने अंतर्राष्ट्रीय कैरियर की शुरुआत जो है वर्ष 2004 में की थी बांग्लादेश के विरुद्ध खेलते हुए। हालांकि धोनी ने इस मैच में कुछ खास प्रदर्शन नहीं किया था, लेकिन यह याद रखिएगा 2004 में इन्होंने पदार्पण किया था बांग्लादेश के विरुद्ध। ठीक है, महेंद्र सिंह धोनी ने अपने लगभग 16 वर्ष लंबे अंतर्राष्ट्रीय कैरियर में कुल 90 टेस्ट मैच खेले हैं, 350 ओडीआईज खेले हैं और 98 टी20 मैच खेले हैं। इस दौरान उन्होंने टेस्ट में 4876 रन, एक दिवसीय प्रारूप में 10,773 रन और टी20 में कुल 1617 रन बनाए हैं। ठीक है, तो यह जो है रन कितना बनाया यह इंपॉर्टेंट नहीं है, कितना मैच खेला यह भी इंपॉर्टेंट नहीं है, आप कब पदार्पण किया, किसके खिलाफ पदार्पण किया, यह जो है इंपॉर्टेंट है। और लास्ट मैच किसके खिलाफ था यह भी इंपॉर्टेंट है, तो थोड़ा इंटरनेट से देख लीजिएगा। ठीक है, सुरेश रैना के बारे में देख लेते हैं। तो 27 नवंबर 1986 को उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में जन्मे सुरेश रैना ने अपने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट की शुरुआत 2005 में श्रीलंका के विरुद्ध खेलते हुए की थी। सुरेश रैना ने अपने लगभग 15 वर्ष लंबे अंतर्राष्ट्रीय कैरियर में कुल 18 टेस्ट मैच, 226 एक दिवसीय मैच और 78 टी20 मैच खेले हैं। इस दौरान उन्होंने टेस्ट में 786 रन, एक दिवसीय प्रारूप में 5615 रन और टी20 में कुल 1604 रन बनाए हैं। सुरेश रैना एक अच्छे बल्लेबाज के साथ एक गेंदबाज भी है, जैसा हम लोग जानते हैं कि वो जो है स्पिन गेंदबाजी भी करते हैं। और यहाँ पर एक छोटा सा कार्टून दिया हुआ था, बड़ा अच्छा लगा मुझे, तो मैंने यहाँ पर डाल दिया है। धोनी कह रहा है कि क्विक सिंगल लेना है, मतलब कि तेज सिंगल लेना है। ठीक है, और सॉरी ये सुरेश रैना कह रहा है कि क्विक सिंगल लेना है और धोनी कह रहा है कि दो मतलब दो लेना है। ठीक है, एक नहीं लेना है, दो रन लेना है। और वही कह रहा है यहाँ पर कि दोनों मिलकर के एक रन को 2 रन में फिर से बदल दिया, मतलब संन्यास एक को लेना चाहिए था लेकिन दोनों ने एक साथ संन्यास ले लिया। तो जैसा हम लोग देखते हैं क्रिकेट में, आप लोगों ने देखा होगा बराबर जो है, अगर सुरेश रैना और महेंद्र सिंह धोनी मैदान में है तो सिंगल को जो है डबल में जरूर बदल देते हैं ये लोग। ठीक है, तो उसी पर एक कार्टून बनाया गया था। आगे देख लेते हैं राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी के बारे में। नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी और सभी प्रतियोगी छात्रों के लिए यह बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा केंद्र सरकार की नौकरियों के लिए भर्ती प्रक्रिया में परिवर्तनकारी सुधार लाने के लिए राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी के गठन को स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी एक बहु एजेंसी निकाय है जिसके द्वारा प्रारंभ में समूह ख और ग यानी कि ग्रुप बी और ग्रुप सी गैर तकनीकी पदों के लिए उम्मीदवारों की स्क्रीनिंग या शॉर्ट लिस्ट करने हेतु सामान्य पात्रता परीक्षा यानी कि कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट सीईटी को शुरू किए जाने का प्रस्ताव किया गया है। इन परीक्षाओं में वर्तमान में कर्मचारी चयन आयोग यानी कि एसएससी, रेलवे भर्ती बोर्ड यानी कि आरआरबी और बैंकिंग कार्मिक चयन संस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन आईबीपीएस द्वारा भर्ती की जाती है। बाद में एनआरए के द्वारा अन्य परीक्षाओं को भी कराया जा सकता है। राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी के कार्य क्या होंगे, तो यह केंद्र सरकार के अंतर्गत विभिन्न भर्तियों के लिए एक सामान्य प्रारंभिक परीक्षा आयोजित करेगा। सामान्य पात्रता परीक्षा स्कोर के आधार पर एक उम्मीदवार संबंधी एजेंसी में रिक्त पद के लिए आवेदन कर सकता है। मतलब पहले जो है आपका सीईटी होगा आपका एनआरए के द्वारा, मतलब पीटी का जो परीक्षा होगा वह एनआरए लेगी, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी लेगी, और उसके बाद मेंस जो होगा वह जो है अन्य संस्थान लेंगे जो पहले लिया करते थे। जैसे पीटी का एग्जाम भी आईबीपीएस लेती थी, तो आईबीपीएस अब पीटी नहीं लेगी, डायरेक्ट मेंस लेगी। उसी तरह से आरआरबी हो गया या फिर एसएससी हो गया, वो पीटी नहीं लेगा, डायरेक्ट मेंस लेगा। ठीक है, और पीटी सबके लिए जो है वह एनआरए ही कंडक्ट कराएगा, राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी। आगे देख लेते हैं परीक्षा का आयोजन। तो एनआरए द्वारा गैर तकनीकी पदों के लिए स्नातक, उच्च माध्यमिक यानी कि ग्रेजुएशन लेवल, 12th पास और मैट्रिक पास वाले उम्मीदवारों के लिए सीईटी आयोजित की जाएगी। ठीक है, मतलब 3 प्रकार की होगी। और वर्तमान एजेंसियां जो है आईबीपीएस, आरआरबी और एसएससी जो है वह बनी रहेंगी। ठीक है, सीईटी के अंक स्तर पर की गई स्क्रीनिंग के आधार पर भर्ती के लिए अंतिम चयन पृथक विशेषीकृत टियर 2
और 3 इत्यादि परीक्षा के माध्यम से किया जाएगा, जिसे संबंधित भर्ती एजेंसी द्वारा आयोजित किया जाएगा। मतलब टियर 1 जो है वह एनआरए लेगी और टियर 2 और टियर 3 जो है वह आपका आईबीपीएस, आरआरबी और एसएससी लेगी। ठीक है, अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में देख लेते हैं। तो उम्मीदवारों द्वारा सीईटी में प्राप्त स्कोर के परिणाम घोषित होने की तिथि से 3 वर्षों की अवधि के लिए वैध होंगे। उम्मीदवारों की सुगमता के लिए देश के प्रत्येक जिले में परीक्षा केंद्र स्थापित किए जाएंगे। सामान्य पात्रता परीक्षा में अवसरों की संख्या ऊपरी आयु सीमा के अधीन होगी तथा उम्मीदवारों द्वारा सीईटी में भाग लेने के लिए अवसरों की संख्या पर कोई सीमा नहीं होगी। सामान्य पात्रता परीक्षा 12 भाषाओं में आयोजित की जाएगी। बहुत अच्छी बात है। राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी की आवश्यकता क्या थी? तो वर्तमान में सरकारी नौकरी के इच्छुक उम्मीदवारों को विभिन्न पदों के लिए अलग अलग भर्ती एजेंसियों द्वारा संचालित की जाने वाली भिन्न भिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में सम्मिलित होना पड़ता है। केंद्र सरकार की भर्तियों में प्रतिवर्ष औसतन 5 करोड़ से 3 करोड़ उम्मीदवार लगभग 1.25 लाख रिक्तियों के लिए परीक्षा में उपस्थित होते हैं। तो इनके लिए जो है आसानी हो जाएगी। आगे देख लेते हैं विश्व मानवतावादी दिवस के बारे में। तो प्रत्येक वर्ष 19 अगस्त को दुनिया भर में विश्व मानवतावादी दिवस या विश्व मानवता दिवस मनाया जाता है। इस दिवस के आयोजन का मुख्य उद्देश्य वास्तविक जीवन के उन नायकों को याद करना है जिन्होंने कठिन परिस्थितियों का सामना करने के बावजूद मानवता की सेवा को चुना। 19 अगस्त 2003 को इराक की राजधानी बगदाद में एक हमले में कुल 22 लोगों की जान चली गई थी। इस हमले के पश्चात वर्ष 2009 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 19 अगस्त को विश्व मानवतावादी दिवस के रूप में नामित करने का निर्णय लिया था। तो 2009 में जो है यह निर्णय लिया गया था और उसके बाद से 19 अगस्त को मनाया जाता है। और 19 अगस्त को क्यों चुना गया? तो आप देख सकते हैं कि बगदाद में जो है एक बम हमला हुआ था जिसमें 22 लोगों की जान चली गई थी और उसी के बाद संयुक्त राष्ट्र महासभा ने यह निर्णय लिया था। आगे देख लेते हैं वैक्सीन राष्ट्रवाद यानी कि वैक्सीन नेशनलिज्म के बारे में। वैक्सीन मतलब टीका। तो वैक्सीन के मानव परीक्षण के अंतिम चरण तथा इसके नियामक अनुमोदन से पूर्व ही ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी तथा अमेरिका जैसे कई समृद्ध देशों द्वारा कोविड-19 वैक्सीन निर्माताओं से खरीद पूर्व समझौते कर लिए गए हैं। इस प्रक्रिया को वैक्सीन राष्ट्रवाद के रूप में जाना जाता है। मतलब कि जब अंतिम चरण में टीका पहुंच जाता है, परीक्षण के अंतिम चरण में पहुंच जाता है, तो जो विकसित देश हैं, जो समृद्ध देश हैं, वो पहले ही जो टीका निर्मित कर रहा है उस कंपनी से पहले ही साझेदारी कर लेते हैं कि भैया हमको जो है पहले टीका चाहिए, और उससे जो है अपना लेन देन का कारोबार सारा जो है पैसा वैसा दे करके तैयार हो जाते हैं। ठीक है, तो यह बड़ा गलत चीज है। क्या है कि जो जिसके पास पैसा है, जिन देशों के पास पैसा है, उनको तो तुरंत टीका मिल जाएगा, लेकिन जो देश गरीब हैं उनको टीका जो है वह मिलने में देर होगी या फिर जो है महंगा टीका मिलेगा उनको। तो यह जो है आपका वैक्सीन राष्ट्रवाद कहलाता है, जो कि गरीब देशों के लिए और दुनिया के लिए बहुत ही हानिकारक चीज है, मतलब गलत चीज है। ठीक है, तो ऐसी आशंकाएं उत्पन्न हो रही हैं कि इस प्रकार के अग्रिम समझौते 8 अरब लोगों की दुनिया में प्रारंभिक टीकों को समृद्ध देशों के अलावा अन्य सभी के लिए अत्यधिक महंगे और पहुंच से बाहर बना देंगे। जैसा मैंने बताया, यह किस प्रकार से कार्य करता है? तो वैक्सीन राष्ट्रवाद में कोई देश किसी वैक्सीन की खुराक को अन्य देशों को उपलब्ध कराने से पहले ही अपने देश के नागरिकों या निवासियों के लिए सुरक्षित कर लेता है। इसमें सरकार तथा वैक्सीन निर्माता के मध्य खरीद पूर्व समझौता किया जाता है। ठीक है, मतलब खरीद करने से पहले ही जो है समझौता कर लिया जाता है। अतीत में भी इसका उपयोग हो चुका है, मतलब पहले भी ऐसा किया जा चुका है। वैक्सीन राष्ट्रवाद कोई नई अवधारणा नहीं है। वर्ष 2009 में फैली H1N1 फ्लू महामारी के आरंभिक चरणों में विश्व के धनी देशों द्वारा H1N1 वैक्सीन निर्माता कंपनियों से भी इस प्रकार के खरीद पूर्व समझौते किए गए थे। उस समय यह अनुमान लगाया गया था कि अच्छी परिस्थितियों में वैश्विक स्तर पर वैक्सीन की अधिकतम 2 बिलियन खुराकों का उत्पादन किया जा सकता है, मतलब ऐसा अनुमान था। और अमेरिका ने क्या किया? अमेरिका ने समझौता करके अकेले ही 6 लाख खुराक खरीदने का अधिकार प्राप्त कर लिया था। ठीक है, इस वैक्सीन के लिए खरीद पूर्व समझौता करने वाले सभी देश विकसित अर्थव्यवस्थाएं थी। विकसित अर्थव्यवस्था जो होगी उसी के पास तो पैसा होगा, तो वही पहले जो है सारा खुराक जो है खरीद लेगी, और जो गरीब देश हैं वो बेचारे मतलब कि उनको महंगा टीका मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो चिंताएं क्या है इससे संबंधित? तो वैक्सीन राष्ट्रवाद किसी बीमारी की वैक्सीन हेतु सभी देशों की समान पहुंच के लिए हानिकारक है। यह अल्प संसाधनों तथा मोल भाव की शक्ति न रख पाने वाले देशों के लिए अधिक नुकसान पहुंचाता है। यह विश्व के दक्षिणी भागों में आबादी को समय पर महत्वपूर्ण सार्वजनिक लाभ, स्वास्थ्य वस्तुओं की पहुंच से वंचित करता है। ठीक है, मतलब जो विश्व का दक्षिणी भाग है, जहां पर जो देश हैं वो ज़्यादा गरीब हैं,
ठीक है, और आबादी भी बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पर जो है दिक्कत हो जाएगी, टीका समय पर नहीं मिल पाएगा और सार्वजनिक स्वास्थ्य से संबंधित जो वस्तुएं हैं वह मतलब कि उससे वो देश वंचित रह जाते हैं। वैक्सीन राष्ट्रवाद चरम अवस्था में विकासशील देशों की उच्च जोखिम आबादी के स्थान पर धनी देशों में सामान्य जोखिम वाली आबादी को वैक्सीन उपलब्ध कराता है। आप देख सकते हैं कि जो विकासशील देश होते हैं उनमें जो आबादी होती है वह अधिक संवेदनशील होती है, मतलब वहां पर जोखिम ज्यादा होता है, ठीक है। लेकिन और जो आपके सामान्य जोखिम वाले विकसित देश होते हैं वहां पर जो आबादी होती है उसमें जोखिम कम होता है क्योंकि वो समृद्ध लोग होते हैं, ठीक है। तो वहां पर तो वैक्सीन उपलब्ध हो जाएगा, लेकिन जहां पर ज्यादा जरूरत है विकासशील देशों में वहां पर वैक्सीन सही टाइम पर नहीं पहुंच पाएगी। तो यह जो है चिंता का कारण है। आगे की राह देख लेते हैं क्या किया जाना चाहिए इस संदर्भ में। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन सहित अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं द्वारा सार्वजनिक स्वास्थ्य संकट के दौरान टीकों के समान वितरण हेतु फ्रेमवर्क तैयार किए जाने की आवश्यकता है। इसके लिए इन संस्थानों को आने वाली किसी महामारी से पहले वैश्विक स्तर पर समझौता वार्ताओं का समन्वय करना चाहिए। समानता के लिए वैक्सीन की खरीदने की क्षमता तथा वैश्विक आबादी की वैक्सीन तक पहुंच दोनों अपरिहार्य होते हैं, ठीक है। तो यह जो पॉइंट है यह बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से कोविड-19 के मद्देनजर, और यह मेंस में भी पूछा जा सकता है, कुछ क्वेश्चन इससे पीटी में भी पूछे जा सकते हैं और इंटरव्यू में भी इससे पूछा जा सकता है, ठीक है। तो किसी भी स्तर का कोई भी एग्जाम हो यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो याद जरूर रखिएगा, ठीक है। पूरा का पूरा अच्छे से डील भी किया गया है, तो बहुत अच्छे से सारा पढ़ लीजिएगा, ठीक है। आगे देख लेते हैं करिए म्यूजियम के बारे में, ठीक है। यह भी जो है आपका तुर्की में है और इसको भी जो है हागिया सोफिया की तरह मस्जिद में बदलने के लिए वहां का जो राष्ट्रपति है रेचेप तैयप एर्दोगन उसने ऐसा निर्णय लिया है, ठीक है। मतलब पहले तो उसने जो है हागिया सोफिया को मस्जिद में बदल दिया, यह भी एक चर्च था, और अब जो है करिए म्यूजियम यह भी एक चर्च है तो उसको भी जो है मस्जिद में बदलने पर तुला हुआ है, ठीक है। तो यह बड़ा मतलब इस्लामिस्ट एक प्रकार का प्रकृति का इंसान है, ठीक है। 4वीं सदी के इस प्राचीन चर्च को ऑटोमन साम्राज्य के दौर में मस्जिद में बदल दिया गया था। 1945 में तत्कालीन तुर्की सरकार द्वारा इसे म्यूजियम यानी कि करिए म्यूजियम के रूप में घोषित कर दिया गया था। करिए या चोरा संग्रहालय को मस्जिद में बदलने का निर्णय यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर के रूप में मान्यता प्राप्त हागिया सोफिया को मस्जिद में बदलने के 1 महीने के बाद किया गया है, ठीक है। तो यह जो है थोड़ा सा तानाशाही प्रवृत्ति का है और इस्लामिस्ट है, कट्टर इस्लामिस्ट है, तो इसकी जो है निंदा भी बहुत सारे लोगों ने की है विश्व में। आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा विज्ञान और प्रौद्योगिकी संकेतक यानी कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंडिकेटर्स के बारे में, जो कि 2018 के लिए जारी किया गया है। तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी संकेतन 2018 भारत में वैज्ञानिक अनुसंधान की स्थिति का एक आवधिक संकलन है। इसे हाल ही में जारी किया गया था। यह रिपोर्ट किसके द्वारा तैयार की जाती है? तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी संकेतक को राष्ट्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी प्रबंधन सूचना प्रणाली के एक विभाग जिसका नाम है विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग के द्वारा तैयार किया गया है। यह देश भर में स्थित विभिन्न वैज्ञानिक संस्थानों द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों पर आधारित है। प्रमुख निष्कर्ष देख लेते हैं। तो भारत में सरकारी वित्त पोषित प्रमुख वैज्ञानिक संस्थानों की अपेक्षा निजी क्षेत्र की शोध कंपनियों द्वारा मुख्य अनुसंधान और विकास गतिविधियों में अधिक महिलाओं को नौकरी दी जाती है। STI 2018 के संकेतक भारत के विज्ञान क्षेत्र में पुरुषों की बहुलता संबंधी ऐतिहासिक प्रवृत्ति को दोहराते हैं। मतलब विज्ञान के क्षेत्र में जो है पुरुषों का बोलबाला है, महिलाओं की संख्या काफी कम है। कुल मिलाकर कई वैज्ञानिक संगठनों की तुलना में निजी क्षेत्र की कंपनियों द्वारा महिला वैज्ञानिकों को भर्ती, पदोन्नति और मूल्यांकन प्रक्रियाओं में उचित प्रतिनिधित्व देने के लिए प्रतिबद्धता दिखाई गई है। मतलब निजी क्षेत्र जो है उसमें तो महिलाओं को जो है उचित प्रतिनिधित्व मिल रहा है, लेकिन जो सरकारी संगठन है उसमें आपका नहीं मिल पा रहा है। यही इसका प्रमुख निष्कर्ष है। आगे देख लेते हैं। तो डॉक्टरेट और पेशेवर चरणों के बीच महिलाओं की संख्या में कमी के क्या क्या कारण हैं वह देख लेते हैं। तो महिलाओं पर परिवार बनाने के लिए सामाजिक दबाव अधिक होता है जो कि एक पेशेवर करियर के साथ मेल नहीं खाता है। काम पर रखने के दौरान पितृसत्तात्मक रवैया अपनाया जाता है। अधिकांश महिलाओं को इस स्तर पर भेदभाव का सामना करना पड़ता है। साथ ही संस्थान के प्रशासक स्वयं ही यह निर्णय कर लेते हैं कि महिलाओं के करियर की अपेक्षा परिवार का विकल्प चुनना चाहिए। मतलब कि यह जो है थोड़ा सा पितृसत्तात्मक रवैया है, तो इससे के कारण जो है दिक्कत हो जा रही है। साइंस के क्षेत्र में महिलाएं जो है वो इतनी ज़्यादा आगे नहीं आ पा रही हैं, ठीक है। उनको मौका नहीं मिल रहा है। क्षमता तो है और
आपका टैलेंट भी है, लेकिन आगे बढ़ने का मौका नहीं मिल रहा है। ठीक है, यह रिपोर्ट कहता है। आगे देख लेते हैं ब्लैक ड्वार्फ सुपरनोवा के बारे में। तो हाल ही में भौतिकविदों ने पता लगाया है कि ब्रह्मांड में होने वाले अंतिम विस्फोट ब्लैक ड्वार्फ सुपरनोवा में ही होंगे। संयुक्त राज्य अमेरिका की इलिनोइस स्टेट यूनिवर्सिटी के भौतिकविद ने ब्रह्मांड में एक सैद्धांतिक प्रकार के विस्फोट को देखा है जो ब्रह्मांड के समाप्त होने पर हो सकता है। यह इस विचार पर आधारित है कि ब्रह्मांड अंततः ऊर्जा क्षेत्र से बाहर निकल जाएगा, जिसे हीट डेथ के रूप में जाना जाता है और बिग फ्रीज भी कहा जाता है। हालांकि ब्रह्मांड का विस्तार अभी भी जारी है, किंतु जब नए तारों के सृजन हेतु आवश्यक गैस की आपूर्ति बंद हो जाएगी, तब ब्रह्मांड में किसी नए तारे का सृजन नहीं होगा और यह घटना बिग फ्रीज कहलाती है। इस घटना के बाद तारे उस सीमा तक समाप्त होंगे जिस सीमा तक अवशेषों के रूप में सब उपस्थित हैं, जिसमें ब्लैक होल्स, न्यूट्रॉन तारे और सफेद बौने यानी कि व्हाइट ड्वार्फ्स भी शामिल हैं। इस अध्ययन में भौतिकविदों ने पता लगाया कि भविष्य में लंबे समय तक सफेद बौना यानी कि व्हाइट ड्वार्फ पर भी क्या प्रभाव पड़ता है। परिणामतः मतलब जो पता लगाया उसके हिसाब से ब्रह्मांड के सबसे विशाल सितारों के विपरीत सफेद बौना यानी कि व्हाइट ड्वार्फ्स जो होते हैं उसमें सुपरनोवा के रूप में विस्फोट नहीं होता है, किंतु वे लाखों वर्षों के लिए सिकुड़ कर दूर हट जाते हैं और अंततः काले बौने यानी कि ब्लैक ड्वार्फ तारे बन जाते हैं जो प्रकाश या ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करते हैं। यदि किसी तारे का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान से कम या बराबर यानी कि चंद्रशेखर सीमा होता है तो वह लाल दानव से सफेद बौना यानी कि व्हाइट ड्वार्फ और अंत में काला बौना यानी कि ब्लैक ड्वार्फ में परिवर्तित हो जाता है। यह इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। ठीक है, भौतिकविदों का मानना है कि इन प्रतिक्रियाओं के घटित होने में बहुत अधिक समय लगता है। ठीक है, तो अभी कोई दिक्कत नहीं है, अभी कोई विस्फोट नहीं होने वाला है। ठीक है, आगे देख लेते हैं ऑरोरल बीड्स के बारे में। यह भी जो है आपका अंतरिक्ष से ही संबंधित है। तो रात के समय आसमान में पूर्व पश्चिम में फैला हुआ एक विशेष प्रकार का ऑरोरा जो चमकती हुई मोती की माला की तरह है, वैज्ञानिकों को अंतरिक्ष में ऑरोरा एवं उसके शक्तिशाली चालकों के विज्ञान को बेहतर ढंग से समझने में मदद कर रहा है। ऑरोरल बीड्स के रूप में ज्ञात यह प्रकाश अक्सर बड़े ऑरोरल डिस्प्लेस से ठीक पहले दिखाई देता है जो अंतरिक्ष में विद्युत तूफान के कारण होते हैं, जिन्हें सब स्टॉर्म्स कहा जाता है। इससे पहले वैज्ञानिक इस तथ्य पर एक मत नहीं थे कि ऑरोरल बीड्स पृथ्वी के वायुमंडल के निकट गड़बड़ी के कारण होते हैं, किंतु एक कंप्यूटर मॉडल जो नासा के थेमिस मिशन, थेमिस का फुल फॉर्म है टाइम हिस्ट्री ऑफ इवेंट्स एंड माइक्रो स्केल इंटरसेक्शंस ड्यूरिंग सब स्टॉर्म्स, तो थेमिस मिशन के अवलोकनों से संयुक्त है, ने अंतरिक्ष में होने वाली घटनाओं के पहले मजबूत साक्ष्य प्रदान किए हैं जो इस प्रकाश की उपस्थिति का नेतृत्व करते हैं और हमारे निकट अंतरिक्ष वातावरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। नए मॉडल से पता चला है कि ऑरोरल बीड्स प्लाज्मा यानी कि जो कि पदार्थ की चौथी अवस्था है, इसमें गड़बड़ी के कारण होते हैं और पृथ्वी के आसपास गैसीय और अत्यधिक प्रवाहकीय आवेशित कणों से निर्मित होते हैं। ऑरोरल बीड्स से संबंधित इस शोध को हाल ही में जियोफिजिकल रिसर्च लेटर्स एंड जर्नल्स ऑफ जियोफिजिकल रिसर्च स्पेस फिजिक्स में प्रकाशित किया गया था। ऑरोरा के बारे में देख लेते हैं। तो ऑरोरा तब बनता है जब सूर्य से आवेशित कण पृथ्वी के चुंबकीय वातावरण यानी कि मैग्नेटोस्फीयर में फंस जाते हैं और पृथ्वी की ऊपरी वायुमंडल में चिकनी चिमनी या फिर रोशनदान की तरह हो जाते हैं। वहां इन कणों को आपस में टकराव के कारण हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन के परमाणु एवं अणु चमकते हुए दिखाई देते हैं। याद होगा आप लोगों को ऑरोरा बोरियालिस और ऑरोरा ऑस्ट्रोलिस जो है यह दो प्रकार का होता है। ठीक है, तो इसके बारे में ज्योग्राफी में बहुत विस्तार से हम लोग पढ़ेंगे जब हम लोग फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ेंगे। ठीक है, वैसे आप लोग किताब में देख सकते हैं। ठीक है, आगे देख लेते हैं थेमिस मिशन के बारे में। मैं डिटेल में नहीं बता पा रहा हूं क्योंकि वीडियो जो है बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग ज्योग्राफी के किताब में देख लीजिएगा ऑरोरा क्या होता है, ऑरोरा ऑस्ट्रोलिस और ऑरोरा बोरियालिस। ठीक है, थेमिस मिशन के बारे में देख लेते हैं। नासा के इस मिशन को फरवरी 2007 में शुरू किया गया था। इस मिशन का उद्देश्य नासा के 5 उपग्रहों थेमिस ए से थेमिस ई तक के माध्यम से पृथ्वी के मैग्नेटोस्फीयर से उत्सर्जित ऊर्जा का अध्ययन करना था, जिसे सब स्टॉर्म के रूप में जाना जाता है। यह चुंबकीय घटना पृथ्वी के ध्रुवों के निकट ऑरोरा से संबंधित है।
नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं नवरोज त्योहार के बारे में। तो फारसी में नव का अर्थ नया होता है और रोज का अर्थ दिन से होता है, ठीक है। पूरी दुनिया का पारसी समुदाय नवरोज त्योहार को मार्च माह के आसपास मनाता है, जबकि भारत और पाकिस्तान के पारसी समुदाय से संबंधित लोग इस त्योहार को अगस्त के माह में मनाते हैं। इसका मुख्य कारण यह है कि भारत में रहने वाला पारसी समुदाय शहंशाही कैलेंडर को मानता है, जबकि शेष विश्व का पारसी समुदाय ईरानी कैलेंडर को मानता है। शहंशाही कैलेंडर में लीप ईयर को नहीं माना जाता है, जिसके कारण इसमें ईरानी कैलेंडर की अपेक्षा नवरोज त्योहार लगभग 200 दिन के बाद आता है। शहंशाही कैलेंडर के निर्माण का श्रेय फारसी राजा जमशेद को दिया जाता है, जिसके कारण नवरोज त्योहार को जमशेद ए नवरोज भी के नाम से भी जाना जाता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। भारत में नवरोज त्योहार सबसे अधिक महाराष्ट्र और गुजरात में मनाया जाता है, क्योंकि भारत में इन्हीं क्षेत्रों में पारसियों की सबसे अधिक आबादी पाई जाती है। यह भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा, ठीक है। और शहंशाही कैलेंडर के बारे में भी याद रखिएगा। आगे देख लेते हैं भारत में सीरो सर्वे परिणामों के निहितार्थ। मतलब कि पिछले 2 महीनों के दौरान दिल्ली, बेंगलुरु, मुंबई और पुणे सहित देश के विभिन्न शहरों में सीरोलॉजिकल सर्वेक्षण कराए गए थे। इन सीरोलॉजिकल सर्वेक्षण के परिणाम से पता चलता है कि कोविड-19 का संक्रमण वायरस परीक्षण में दिखाए गए परिणामों से कहीं ज्यादा व्यापक है। मतलब जो परीक्षण हो रहा है उसमें जो परिणाम दिखाया जाता है उससे कहीं अधिक संख्या में कोविड-19 का संक्रमण देश में है, ऐसा पता चला है। मुख्य निष्कर्ष देख लेते हैं। तो पुणे में सर्वेक्षण के दौरान जिन लोगों का परीक्षण किया गया उनमें से 51% से अधिक व्यक्तियों में नोवेल कोरोना वायरस का प्रतिरोध करने वाली विशिष्ट एंटीबॉडीज पाई गई, जिससे यह संकेत मिलता है कि 4 मिलियन की आबादी वाले इस शहर में लगभग आधी आबादी पहले से ही संक्रमित हो सकती है। दिल्ली में कुछ समय पूर्व किए गए सीरोलॉजिकल सर्वे के परिणामों के अनुसार कोरोना वायरस का वास्तविक प्रसार अभी पुष्टि किए गए मामलों में की संख्या से 40 गुना अधिक हो सकता है। मतलब दिल्ली में जितना परिणाम मिला है उससे 40 गुना अधिक हो सकता है फैलाव इसका ओरिजिनली, ठीक है। दिल्ली में ही किए गए दूसरे सर्वेक्षण के अनुसार दिल्ली की कुल आबादी के 29% में कोविड-19 का प्रतिरोध करने वाली विशिष्ट एंटीबॉडीज उपस्थित हैं। मुंबई में सर्वेक्षण हेतु लिए गए सैंपल के समूह में से लगभग 40% व्यक्ति संक्रमित पाए गए हैं। इन निष्कर्षों का तात्पर्य क्या है तो देख लेते हैं। स्पर्शोन्मुख मामलों की अधिकता, मतलब कि छूने से जो मामले फैलते हैं उनमें अधिकता आई है, मतलब उसका जो मामला है वो बढ़ा है। सर्वेक्षण के परिणामों से इस सामान्य अवधारणा की पुष्टि होती है कि सार्स कोविड-2 संक्रमण एसिम्प्टोमेटिक होता है, मतलब कि स्पर्श से फैलता है। कुछ अनुमानों के अनुसार लगभग नोवेल कोरोना वायरस संक्रमण 80% तक स्पर्शोन्मुख है। निस्संदेह यह वायरस स्पर्शोन्मुखी संक्रमित व्यक्तियों के माध्यम से भी फैल सकता है, खासकर परिवारों के भीतर। मतलब ऐसे लोगों से भी फैल सकता है जो एसिम्प्टोमेटिक है, जो कि लक्षण नहीं दिखाते हैं। कहने का मतलब एसिम्प्टोमेटिक का मतलब होता है कि जिनमें कोरोना वायरस का लक्षण जो है, सामान्य लक्षण जो होता है, जैसे सांस लेने में तकलीफ होना या फिर आपका बुखार होना, तो ये सब जो लक्षण है वह दिखाई नहीं देते हैं, जिनमें उनको एसिम्प्टोमेटिक कहा जाता है, ठीक है। और 80% तक जो है आपका एसिम्प्टोमेटिक लोगों से भी फैल सकता है यह वायरस, ठीक है। और खास करके परिवारों के भीतर फैल सकता है, क्योंकि लक्षण पता ही नहीं चलता है तो परिवार के लोग तो साथ ही में रहते हैं, है ना। अपर्याप्त परीक्षण, नेक्स्ट है इसका तात्पर्य कि अपर्याप्त परीक्षण। मार्च में इस महामारी की शुरुआत में प्रतिदिन सिर्फ कुछ 100 नमूनों की जांच करने की क्षमता से अब प्रतिदिन 8 लाख से अधिक परीक्षण किए जा रहे हैं। यह परीक्षण अवसंरचना में व्यापक स्तर की प्रगति को दर्शाता है। फिर भी सीरोलॉजिकल परीक्षण बताते हैं कि संक्रमित लोगों की एक विशेष बड़ी आबादी, विशेषकर जिन व्यक्तियों में लक्षण नहीं दिख रहे हैं, वह अभी तक जो है परीक्षणों से छूटा हुआ है। मतलब जो एसिम्प्टोमेटिक है उनका जो है परीक्षण नहीं किया जा रहा है। आगे देख लेते हैं, क्या यह हर्ड इम्यूनिटी की ओर अग्रसर है। हर्ड इम्यूनिटी क्या होता है, तो ऐसा मतलब परिस्थिति होता है जिसमें कहा जाता है कि लोग जितना ज्यादा संक्रमित होंगे उतना ही ज्यादा उनके अंदर जो है वायरस के प्रति इम्यूनिटी बढ़ेगी। वायरस से लड़ने वाले जो प्रतिरोधक क्षमता है वह उतना ही ज्यादा बढ़ेगा जितना ज्यादा लोग संक्रमित होंगे, ठीक है। तो इसको जो है हर्ड इम्यूनिटी कहा जाता है। वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि इन परिणामों को आबादी के इस प्रतिशत
को बीमारी के प्रति प्रतिरक्षित हो सकने के रूप में नहीं देखना चाहिए। मतलब इसको हर्ड इम्यूनिटी जो है वह नहीं समझा जाना चाहिए। सीरोलॉजिकल सर्वेक्षणों को मानव में निष्प्रभावी तथा प्रतिरक्षक एंटीबॉडी का पता लगाने के लिए डिजाइन नहीं किया गया है। सभी एंटीबॉडी प्रतिरक्षक नहीं होती हैं, केवल निष्प्रभावी एंटीबॉडी ही किसी व्यक्ति को रोग के प्रति प्रतिरक्षक बना सकती हैं। इसके अलावा वैज्ञानिक अभी तक इस बात का पता नहीं लगा सके हैं कि आबादी में किस स्तर का संक्रमण होने पर हर्ड इम्यूनिटी अपनी भूमिका निभाना शुरू करती है। ठीक है, तो इसको जो है हर्ड इम्यूनिटी अभी समझना जो है वह भूल होगी। आगे देख लेते हैं सीरो सर्वे आखिर है क्या और यह क्या संकेत करता है। तो सीरोलॉजिकल सर्वेक्षण में व्यक्तियों में वायरस का प्रतिरोध करने वाली विशिष्ट एंटीबॉडीज की मौजूदगी का पता लगाकर आबादी में बीमारी की व्यापकता का आकलन किया जाता है। सीरोलॉजिकल सर्वेक्षण निम्नलिखित तथ्यों का पता लगाने के लिए रक्त के नमूने एकत्र किए जाते हैं। क्या कोई व्यक्ति मतलब नोवेल कोरोना वायरस से संक्रमित है या नहीं है। फिर देखिए ये जो थोड़ा सा करता है ना कभी कभार ये गूगल जो ट्रांसलेट करता है, तो यहाँ पर नोवेल को उपन्यास लिख दिया है, तो आप लोग थोड़ा सा सुधार कर लीजिएगा, यहाँ पर नोवेल है। ठीक है, क्या व्यक्ति अतीत में कोरोना वायरस से संक्रमित था, मतलब कि क्या अभी संक्रमित है या नहीं, क्या पहले कभी संक्रमित था या नहीं। ठीक है, यह सब सीरोलॉजिकल सर्वेक्षण में पता किया जाता है। इसके अलावा कोविड-19 का मुकाबला करने हेतु जो एंटीबॉडी निर्मित हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं उनकी पहचान करना भी इसका काम है सीरोलॉजिकल सर्वेक्षण का। ठीक है, आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है वित्तीय शिक्षण हेतु राष्ट्रीय कार्य नीति। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा वित्तीय शिक्षण हेतु राष्ट्रीय कार्य नीति यानी कि नेशनल स्ट्रेटेजी फॉर फाइनेंशियल एजुकेशन NSFE जारी की गई है, जिसे अगले 5 वर्षों में लागू किया जाएगा। इस बहुहितधारक दृष्टिकोण का उद्देश्य वित्तीय रूप से जागरूक और सशक्त भारत का निर्माण करना है, और यह जो है आपका 2020 से 2025 के लिए है, यह भी याद रखिएगा। मूल उद्देश्य क्या है इसका, तो प्रासंगिक और उपयुक्त बीमा कवर के माध्यम से जीवन के विभिन्न चरणों में जोखिम का प्रबंधन करना तथा उपयुक्त पेंशन कवरेज के माध्यम से वृद्धावस्था तथा सेवानिवृत्ति योजना शामिल है इसमें। वित्तीय शिक्षण हेतु राष्ट्रीय कार्य नीति को किसके द्वारा तैयार किया गया है, तो इस कार्य नीति को 4 वित्तीय क्षेत्रक नियामकों भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी कि सेबी, बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण यानी कि IRDA तथा पेंशन निधि विनियामक एवं विकास प्राधिकरण PFRDA के द्वारा जो है तैयार किया गया है। मतलब 4 वित्तीय क्षेत्रक नियामक है, पहला है आपका RBI, दूसरा है सेबी, तीसरा है IRDA और चौथा है PFRDA। यह अन्य संबंधित हितधारकों के परामर्श से राष्ट्रीय वित्तीय शिक्षा केंद्र द्वारा तैयार किया गया है। ठीक है, मतलब तैयार किया गया है राष्ट्रीय वित्तीय शिक्षा केंद्र नेशनल सेंटर फॉर फाइनेंशियल एजुकेशन के द्वारा, और ये जो 4 संगठन है मुख्य रूप से और अन्य जो हितधारक है उनसे इसमें सजेशन लिया गया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। NSFE के प्रमुख बिंदुओं के बारे में देख लेते हैं। तो सभी भारतीयों के वित्तीय हितों की प्राप्ति के लिए 5C दृष्टिकोण यानी कि 5C कहने का मतलब इसमें 5 प्रकार के सीज हैं। तो पहला है आपका कंटेंट, कंटेंट का मतलब होता है सामग्री। दूसरा है कैपेसिटी, कैपेसिटी का मतलब क्षमता। तीसरा है कम्युनिटी, कम्युनिटी मतलब समुदाय। चौथा है कम्युनिकेशन और 5वां है कोलैबोरेशन यानी कि सहयोग। तो कंटेंट, कैपेसिटी, कम्युनिटी, कम्युनिकेशन और कोलैबोरेशन, ये 5 याद रखिएगा। 5C दृष्टिकोण अपनाना जो है इसका उद्देश्य है। ठीक है, इसमें स्कूली बच्चों, पाठ्यक्रम और सह शैक्षणिक सहित शिक्षकों, युवा वयस्कों, महिलाओं, वरिष्ठ नागरिकों, विकलांग व्यक्तियों, विकलांग नहीं दिव्यांग कहिए, दिव्यांग व्यक्तियों, निरक्षर लोगों आदि के लिए वित्तीय साक्षरता सामग्री प्रदान करने का सुझाव दिया गया है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। वित्तीय साक्षरता प्रदान करने के पहल में सम्मिलित हो सकने वाले विभिन्न बिचौलियों की क्षमता का विकास भी जो है किया जाएगा। वित्तीय शिक्षा प्रदाताओं के लिए एक आचार संहिता विकसित किया जाएगा। वित्तीय साक्षरता के अस्थायी रूप से प्रसरण हेतु सामुदायिक नेतृत्व वाले दृष्टिकोण का विकास किया जाना चाहिए, यह भी कहा गया है इसमें। और व्यापक या केंद्रित स्तर पर वित्तीय साक्षरता संदेशों को प्रसारित करने के लिए वर्ष में एक विशिष्ट अवधि नियत की जानी चाहिए। ठीक है, तो वित्तीय साक्षरता संदेश जो होंगे उनको प्रसारित करने के लिए वर्ष में एक निश्चित टाइम फ्रेम जो है निश्चित किया जाना चाहिए। इसके अलावा कौशल मिशन और B.Ed
या एमएड कार्यक्रमों के माध्यम से स्कूली पाठ्यक्रम, विभिन्न व्यावसायिक और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों जैसे कौशल विकास उद्यमिता मंत्रालय के द्वारा प्रायोजित किया जाता है, उसमें वित्तीय शिक्षा सामग्री को एकत्रित करना जो है इसमें शामिल है। आगे देख लेते हैं, कार्यनीति के तहत की गई प्रगति का आकलन करने के लिए एक सशक्त निगरानी और मूल्यांकन रूपरेखा अपनाई जानी चाहिए। तो यह जो है रणनीति के कुछ प्रमुख बिंदु हैं और इसका महत्व देख लेते हैं और अपेक्षित परिणाम देख लेते हैं। तो क्यों इसको लागू किया, मतलब क्यों इसको बनाया गया है, तो इसका महत्व क्या है। इस कार्यनीति का उद्देश्य जो है वह ऋण शिक्षण विकसित करना और आवश्यकता के अनुसार औपचारिक वित्तीय संस्थानों से ऋण प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करना है। इसके साथ ही इसके अंतर्गत वित्तीय लक्ष्यों और उद्देश्यों को पूरा करने के लिए वित्तीय बाजारों में भागीदारी को प्रोत्साहित तथा सुरक्षित और निःशंक तरीके से डिजिटल वित्तीय सेवाओं के उपयोग में सुधार किया जाएगा। मतलब लोग जो है अगर वित्तीय रूप से साक्षर होंगे तो भैया उनको पता चलेगा ना कि किस प्रकार से हम बैंक जा सकते हैं, वहां से लोन ले सकते हैं अपनी आवश्यकता के अनुसार, किस प्रकार से डिजिटल वित्तीय सेवा यानी कि यूपीआई इत्यादि का उपयोग कर सकते हैं, किस प्रकार से अपने खाते का उपयोग कर सकते हैं, किस प्रकार से बीमा वगैरह कर सकते हैं। इन सब के बारे में ना लोगों को अधिकतर जानकारी होता नहीं है। जो पढ़े लिखे लोग हैं वो भी जो है आपका एजेंट्स के माध्यम से वो समझ लेते हैं, लेकिन जो नहीं पढ़े लिखे हैं या फिर गरीब लोग हैं उनको बड़ा दिक्कत हो जाता है। ठीक है, तो उनके लिए जो है यह वित्तीय साक्षरता प्रोग्राम आरबीआई लेकर आई है, बहुत अच्छी पहल है। ठीक है, और यह लागू कब होता है वो देखना है। जमीनी रूप पर अगर सही ढंग से लागू हो गया तो बहुत ज्यादा लाभ होने वाला है। इसमें प्रासंगिक और उपयुक्त बीमा कवर के माध्यम से जीवन के विभिन्न चरणों में जोखिम का प्रबंधन तथा उपयुक्त पेंशन उत्पादों के कवरेज के माध्यम से वृद्धावस्था और सेवानिवृत्ति की योजना भी प्रदान की जाएगी। बहुत अच्छी बात है। आगे देख लेते हैं निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति के बारे में। तो इसके बारे में ऊपर देख चुके हैं, लेकिन इसको थोड़ा सा विस्तार से देख लेते हैं। हाल ही में संविधान के अनुच्छेद 324 के खंड 2 के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा राजीव कुमार, जो कि सेवानिवृत्त आईएएस हैं, को चुनाव आयुक्त के पद पर नियुक्त किया गया है। भारतीय निर्वाचन आयोग के बारे में देख लेते हैं। तो भारत के संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत संसद, राज्य विधानमंडल, राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के पदों के लिए निर्वाचन के लिए संचालन, निर्देशन एवं नियंत्रण तथा निर्वाचन हेतु मतदाता सूची तैयार करने के लिए निर्वाचन आयोग का प्रावधान किया गया है। ठीक है, तो यह कौन कौन सा आपका किसका चुनाव कराता है वह यहाँ पर दिया हुआ है अनुच्छेद 324 में। संविधान के चुनाव आयोग की संरचना के संबंध में क्या क्या उपबंध किए गए हैं देख लेते हैं। निर्वाचन आयोग मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा 2 अन्य आयुक्तों से मिलकर बना होता है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति जो है वह राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। जब कोई अन्य निर्वाचन आयुक्त इस प्रकार नियुक्त किया जाता है तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष के रूप में कार्य करेगा। राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग की सहायता के लिए आवश्यक समझे जाने पर निर्वाचन आयोग की सलाह से प्रादेशिक आयुक्तों की नियुक्ति कर सकता है। निर्वाचन आयुक्तों और प्रादेशिक आयुक्तों की सेवा शर्तें तथा पदावधि राष्ट्रपति के द्वारा ही निर्धारित की जाएंगी। मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा अन्य निर्वाचन आयुक्तों के बारे में देख लेते हैं। तो यद्यपि मुख्य निर्वाचन आयुक्त निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष होते हैं, फिर भी उनकी शक्तियां और जो होती है वह अन्य निर्वाचन आयुक्तों के समान ही होती हैं। आयोग के सभी मामले सदस्यों के मध्य बहुमत के जरिए तय किए जाते हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा अन्य निर्वाचन आयुक्त को वेतन, भत्ते एवं अन्य जो लाभ होते हैं वह एक ही समान प्राप्त होते हैं। पदावधि देख लेते हैं। तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा अन्य निर्वाचन आयुक्तों का कार्यकाल जो है होता है 6 वर्ष का होता है, या फिर 65 वर्ष की आयु पूरी होने तक जो होता है, जो भी पहले हो जाए। वे राष्ट्रपति को संबोधित करते हुए किसी भी समय त्याग पत्र भी दे सकते हैं। ठीक है, निष्कासन के बारे में देख लेते हैं। तो वो किसी भी समय त्याग पत्र दे सकते हैं या उन्हें कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व भी हटाया जा सकता है। और जो प्रक्रिया है वह वैसी ही है जैसी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया है, मतलब महाभियोग के द्वारा इनको भी हटाया जा सकता है। ठीक है, इसकी प्रक्रिया जो है हम लोग पॉलिटी में विस्तार से देखेंगे। जिस प्रकार से राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया हम लोगों ने देखी थी, उसी प्रकार से इनके बारे में भी देखेंगे। ठीक है, अब देख लेते हैं राष्ट्रीय कैडेट कोर का विस्तार के बारे में। तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने हाल ही में जो है 15 अगस्त पर जो भाषण दिया था उसमें कहा था कि राष्ट्रीय कैडेट कोर का जो है सीमावर्ती क्षेत्रों, तटीय क्षेत्रों,
में जो है विकास किया जाएगा। ठीक है, हाल ही में रक्षा मंत्री द्वारा सभी सीमावर्ती और तटीय जिलों में युवाओं की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए एक प्रमुख विस्तार योजना के तहत राष्ट्रीय कैडेट कोर यानी कि एनसीसी के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। मतलब इसका जो है विस्तार को मंजूरी दे दिया गया है। 173 सीमावर्ती और तटीय जिलों में से कुल 1 लाख कैडेटों को एनसीसी में शामिल किया जाएगा। 1/3 कैडेट जो होंगी वह महिला कैडेट होंगी। सीमावर्ती एवं तटीय जिलों में से 1000 से अधिक विद्यालयों एवं महाविद्यालयों की पहचान की गई है जिनमें एनसीसी लागू की जाएगी। सेना क्या करेगी? सीमावर्ती क्षेत्रों में स्थित एनसीसी यूनिट को प्रशिक्षण देगी एवं प्रशासनिक सहायता उपलब्ध कराएगी। नौसेना जो है वह तटीय क्षेत्रों में एनसीसी यूनिट्स को सहायता प्रदान करेगी तथा इसी प्रकार से वायुसेना जो है वह एयरफोर्स स्टेशनों के निकट स्थित एनसीसी यूनिट्स को सहायता उपलब्ध कराएगी। यह सारी बातें जो है आपके प्रधानमंत्री जी ने बताया था अपने भाषण में 15 अगस्त के दौरान। ठीक है, यह सीमावर्ती एवं तटीय क्षेत्रों के युवाओं को न केवल सैनिक परीक्षण तथा जीवन के अनुशासित तरीके का व्यवहारिक ज्ञान उपलब्ध कराएगा बल्कि उन्हें सशस्त्र बलों में शामिल होने के लिए भी प्रेरित करेगा। तो बहुत अच्छी योजना है यह। आगे देख लेते हैं अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना के बारे में, एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ESIC के बारे में। तो हाल ही में कर्मचारी राज्य बीमा निगम की अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना के तहत पात्रता मानदंड में छूट एवं बेरोजगारी लाभ के भुगतान में वृद्धि की गई है। अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना 2018 में कर्मचारी राज्य बीमा निगम के द्वारा शुरू की गई थी। तो इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा किसके द्वारा शुरू की गई थी? तो कर्मचारी राज्य बीमा निगम के द्वारा। इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य उन लोगों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है जिनकी रोजगार के बदलते स्वरूप के कारण किसी वजह से नौकरी चली गई है अथवा बेरोजगार हो गए हैं। योजना के अंतर्गत क्या क्या परिवर्तन किए गए हैं तो देख लेते हैं। अधिकतम 90 दिनों की बेरोजगारी होने पर राहत भुगतान को औसत मजदूरी दे के 25% के स्थान पर अब 50% कर दिया गया है। कहने का मतलब है कि यदि 90 दिनों से अधिकतम 90 दिनों की बेरोजगारी यदि है, कोई 90 दिनों तक बेरोजगार है अधिकतम, तो उसके लिए जो राहत है वह जितना मजदूरी होगा उसका 25% पहले दिया जाता था, उसको अब 50% कर दिया गया है। राहत लाभ जो है वह 90 दिनों की बेरोजगारी के बाद देय होने के स्थान पर अब 30 दिनों की बेरोजगारी के बाद भी भुगतान हेतु देय हो जाएगा। मतलब पहले जो है 90 दिनों तक बेरोजगार होने पर ही जो है यह दिया जाता था, लेकिन अब जो है 30 दिनों तक कोई बेरोजगार होता है तब भी जो है भुगतान किया जाएगा। बीमित व्यक्ति सीधे ESIC शाखा कार्यालय में अपना दावा जमा करा सकता है। ठीक है, बीमित व्यक्ति को उसकी बेरोजगारी से पूर्व कम से कम 2 वर्ष की अवधि तक बीमा योग्य रोजगार में होना चाहिए तथा बेरोजगारी के से ठीक पहले कुल योगदान अवधि में कम से कम 78 दिनों तक का योगदान होना आवश्यक है। ठीक है, आगे देख लेते हैं प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के बारे में। PMEGP सूक्ष्म लघु और मझौले उद्यम मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2020 में प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम परियोजनाओं के क्रियान्वयन में रिकॉर्ड 44% की वृद्धि दर्ज की गई है। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के बारे में देख लेते हैं। तो यह कार्यक्रम जो है एक केंद्रीय क्षेत्रक परियोजना है जिसे सूक्ष्म लघु और मझौले उद्यम मंत्रालय द्वारा प्रशासित किया जाता है। तो यह इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। मिनिस्ट्री ऑफ MSME के द्वारा इसे प्रशासित किया जाता है। इसे वर्ष 2008-9 में शुरू किया गया था और यह एक क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी योजना है जो सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना के माध्यम से स्वरोजगार को बढ़ावा देती है। इसके अंतर्गत MSME मंत्रालय के माध्यम से सरकार द्वारा विनिर्माण क्षेत्र में 25 लाख रुपए तक के ऋण तथा सेवा क्षेत्र में 10 लाख रुपए तक के ऋण पर 35% की सब्सिडी प्रदान की जाती है। तो यह आंकड़ा याद रखिएगा और याद रखिएगा कि कौन से मंत्रालय के द्वारा इसे प्रशासित किया जाता है। क्रियान्वयन देख लेते हैं। तो राष्ट्रीय स्तर पर प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना को राष्ट्रीय स्तर पर क्रियान्वित करने के लिए खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग जो है वह नोडल एजेंसी है। ठीक है, तो याद रखिएगा राष्ट्रीय स्तर पर खादी और ग्रामोद्योग आयोग जो है वह है नोडल एजेंसी और राज्य स्तर पर जो है आपका राज्य खादी और ग्रामोद्योग आयोग निदेशालय, राज्य खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड और राज्य और जिला उद्योग केंद्र तथा बैंकों के द्वारा इसे क्रियान्वित किया जाता है। ठीक है, आगे देख लेते हैं पात्रता के बारे में। पात्रता यानी कि योग्यता, कौन से लोग जो है इस योजना में शामिल हो सकते हैं। तो इस योजना के अंतर्गत 18 वर्ष से अधिक आयु का कोई भी व्यक्ति स्वयं सहायता समूह,
पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत पंजीकृत संस्थाएं, उत्पादन सहकारी समितियां और धर्मार्थ ट्रस्ट जो है वह लाभ प्राप्त करने के लिए पात्र हैं। भारत सरकार अथवा राज्य सरकार की किसी भी अन्य योजना के तहत सरकारी सब्सिडी का लाभ ले चुकी इकाइयां तथा वर्तमान में कार्यशील इकाइयां इस परियोजना के तहत पात्र नहीं है। मतलब पहले से ही जो है सब्सिडी का लाभ आपको मिल रहा है, तो अब जो है इस योजना के लिए पात्र नहीं होंगे। केवल नई स्थापित परियोजनाओं को प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत स्वीकृति के लिए पात्र माना जाता है। जो नई परियोजनाएं हैं उन्हीं को जो है प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत स्वीकृति दी जाती है। ठीक है, आगे यह जो है हमारा लास्ट पॉइंट था और आज का हमारा करंट अफेयर्स यहीं पर समाप्त होता है। हम लोगों ने देखा 16 से 22 अगस्त तक का करंट अफेयर्स। पार्ट 1 हम लोग पहले ही देख चुके थे जिसमें वन लाइनर्स थे और कुछ पॉइंट्स थे आपके विस्तार से, और अब हम लोगों ने पार्ट 2 भी खत्म किया है। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन जो है वो दबाना न भूलिए। इस प्रकार का कुछ घंटी का निशान होगा जो कि सब्सक्राइब का जो बटन होगा उसके जस्ट बगल में होगा, तो उसको जरूर दबा दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन मिलता रहे जो भी मैं वीडियो डालूं उसका। ठीक है, और अपने दोस्तों को जरूर से जरूर जोड़िए, पूरा का पूरा वीडियो देखिए। अभी भी आपका रात का 11 बज रहा है और मैं जो हूँ ये रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ आपके लिए, तो बहुत मेहनत करनी पड़ती है भाई। एक एक वीडियो बनाने के लिए पहले 4 घंटा पूरा का पूरा नोट्स लिखना पड़ता है, उसके बाद 1 से 1.5 घंटा लग जाता है रिकॉर्डिंग करने में, फिर उसके बाद एडिटिंग करना होता है। थोड़ा भी अगर रिकॉर्डिंग में इधर उधर हो गया तो पूरा वीडियो देख करके और उसके बाद तब एडिट करना होता है। जगह जगह पर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है और लगातार 1 घंटा 1.5 घंटा बोलना भी होता है। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान रखिए, आप लोग भी जो है थोड़ा सा शेयर कर दिया कीजिए, लाइक कर दिया कीजिए और दोस्तों को बता दिया कीजिए, तो अच्छा लगता है, थोड़ा प्रोत्साहन होता है। ठीक है, मेहनत किसके लिए करता हूँ, आप ही के लिए करता हूँ, तो आप भी थोड़ा सा सहयोग जरूर कीजिए। ठीक है, और यदि PDF चाहिए हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं 9525360283 पर। ठीक है, और कॉल भी कर सकते हैं 7004385014 पर। ठीक है, तो जरूर कॉल कीजिए और मैसेज कीजिए यदि PDF चाहिए हो, या फिर अगर आप लोग चाहते हैं तो वीडियो देख करके खुद से भी बना सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। ओके, तो चलिए ठीक है, पर्यावरण का ध्यान रखिए, नारी का सम्मान कीजिए, गुरुजनों, माता पिता इत्यादि का आदर कीजिए और बच्चों और जो जीव जंतु हैं उन पर दया का भाव रखिए। राष्ट्रीय प्रतीकों का सम्मान कीजिए, राष्ट्र ध्वज का सम्मान कीजिए, राष्ट्रीय गान का सम्मान कीजिए। ठीक है, और मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, वंदे मातरम।